So we have to derive that Newton's first law is there in the second law. We'll start from the mathematical statement of the second law, which says force is equal to mass into acceleration. यही है mathematical form Newton's second law की, that force is mass into acceleration. या फिर ये कहें कि rate of change of momentum, वही है, उसी की mathematical form लिखा हुआ है ऐसे. Starting from the mathematical form of Newton's second law, which says F is equal to mv minus u by t. If in this equation I put the condition which is given in the first law of motion, that if net external force is zero, if net external force is zero, अगर मैं ये condition इस equation में डाल दूं, कौन सी equation में, in Newton's second law, अगर ये मैथमेटिकल कंडीशन मैं इस इक्वेशन में डाल दूं न्यूटन सेकंड लॉ में, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, दिस इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, जीरो इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी. ओके, नेट फोर्स अगर जीरो होती तो ये इक्वेशन ऐसी दिखती. अब ये टी जो डिनोमिनेटर में है ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ गया जीरो में. ओके, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट जीरो इज इक्वल टू एम वी माइनस यू. ओके, नाउ two quantities being multiplied, their product is coming out to be zero. दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो कब आता है, या तो दोनों में से कोई एक जीरो है या दोनों ही जीरो है. दो क्वांटिटीज कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, मास एंड चेंज इन वेलोसिटी. मास तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी मास की बात कर रहे हैं, तो उसका उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट कैन नॉट बी जीरो. ओके, सो मास कैन नॉट बी जीरो. इसका मतलब कौन जीरो है, v माइनस यू जीरो है. मास कैन नॉट बी जीरो, दिस इंप्लाइज v माइनस यू इज जीरो. एंड v माइनस यू being zero means, v minus u being zero means that v is equal to u. u को अगर उस साइड ले जाएंगे, इसका मतलब v equal to u है. ओके, v equal to u का मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी. अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगी. अगर इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है तो फाइनल वेलोसिटी की भी वही वैल्यू होगी. दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट. If an object is in uniform motion along a straight line, it will continue to remain in uniform motion along a straight line unless an external force is applied. और वही हमने यहाँ पे किया है. जब हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगाई तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जैसे था वैसे ही रह रहा है. दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ओके, सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्म, और नेट फोर्स को जीरो डाल के वी हैव रीच्ड दैट न्यूटन्स first law, which says that the initial state and the final state remain the same. Okay, so this is the derivation of the Newton's first law starting from Newton's second law. Here I can write the interpretation of this equation, v is equal to u. This implies object remains in its initial state. ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स इनिशियल स्टेट. अगर रुका हुआ था, u जीरो है तो u जीरो ही रहेगा. अगर किसी वेलोसिटी से चल रहा था तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, प्रोवाइडेड नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. सो दिस ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स इनिशियल स्टेट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स is zero. This is the Newton's first law. So we have derived the Newton's first law from Newton's second law. Okay, this is asked as a 2 marker in your exams at times, that derive the first law of motion from the second law of motion. Okay, so Newton's third law of motion, it says to every action there is an equal and opposite reaction. ये action और reaction हम नाम forces को दे रहे हैं. Okay, to every action there is an equal and opposite reaction. स्टेटमेंट ज्यादातर थर्ड लॉ की हम इतनी ही पढ़ते हैं बुक्स में अगर लिखी होगी. मैं एडिशनली एक स्टेटमेंट में एडिशन जरूर करवाती हूँ, सो दैट द कंफ्यूजन इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द स्टूडेंट्स माइंड, that these action and reaction act on two different bodies.
Okay, to every action there is an equal and opposite reaction which act on two different bodies simultaneously. साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, जहां एक्शन फोर्स आती है वहीं पे रिएक्शन फोर्स भी अपीयर हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले एक्शन लगेगी फिर रिएक्शन आएगा, जैसे ही आपने फोर्स लगानी शुरू करी रिएक्शन फोर्स उसी टाइम अपीयर हो जाती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन व्हिच एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली। किनकी बात कर रहे हैं हम? एक्शन और रिएक्शन की। हमने ये चीज क्यों इतनी एम्फोसाइज करी है दैट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर एक ही बॉडी पे इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो नेट फोर्स कितनी हो जाती है? जीरो। एक ही बॉडी पे लगने वाली दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन नहीं कहते हैं, हम एक्शन रिएक्शन कहते हैं इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस को विच आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस बोर्ड इज आल्सो अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन मी, तभी मुझे यहाँ पे वो फोर्स का इम्पैक्ट फील होने लग जाता है। ओके, इफ आई हिट माई हैंड ऑन द टेबल, तो मुझे हाथ में चोट क्यों लगती है, मुझे क्यों फील होती है वो फोर्स? बिकॉज द फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग ऑन द टेबल इज आल्सो अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स टू मी। ओके, हम जब ग्राउंड पे खड़े हुए होते हैं हमें पैरों के नीचे सेंसेशन क्यों फील होती है? बिकॉज वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ग्राउंड। कौन सी फोर्स? आर वेट। एंड ग्राउंड इन टर्न इज गिविंग अस अ अपवर्ड रिएक्शन। उतनी ही फोर्स ग्राउंड हम पे भी लगा रहा है, बैकवर्ड फोर्स, रिएक्शन फोर्स। ओके, सो अगर ये टेबल है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट इस टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, मान लो तुम उसको एक्शन कह रहे हो। ठीक है, कौन सी फोर्स होगी ये? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और उतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रॉम द टेबल। ओके, ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही रिएक्शन फोर्स लग रही है फ्रॉम द टेबल, सो दैट इज द अपवर्ड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। वेट वाली जो फोर्स है वो लग रही है इसके ऊपर, टेबल के ऊपर, और टेबल लगा रहा है रिएक्शन वाली फोर्स बॉक्स के ऊपर। ओके, सो दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी एंड हेंस दे डोंट कैंसल ईच अदर। ये वन मार्कर बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, वन मार्कर, that why don't, if action and reaction are equal and opposite, why don't they cancel each other? Because they act on two different bodies. एक ही बॉडी पे एक्ट होती हुई दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस कैंसिल हो सकती हैं, बट नॉट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ओके, मैं फोर्स बोर्ड पे लगा रही हूँ, बोर्ड फोर्स मेरे पे लगा रहा है, एक बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही, दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस हैं, अलग अलग बॉडीज पे लग रही। ओके, now what do we mean by this mathematically, as was asked by one of the students? इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, से उसका मास है ma या m1 कह लो, दिस इज मास m1 एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट से मास m2। ठीक है, suppose they are moving in the same direction, suppose, and during this movement they ultimately collide, collision हो गई। अब ड्यूरिंग collision फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे ये दोनों मासेस एक दूसरे के ऊपर। जो वन ऑब्जेक्ट है वो टू के ऊपर फोर्स एक्ट कराएगा और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो वन पे फोर्स लगाएगा। जब भी कोलिजन होती है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना, मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो मोमेंटम जब भी चेंज होगा हमें पता है फोर्स लगेगी। सो दिस इज द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मैं इसको लिख रही हूँ F21, फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और ये कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मैंने इसको लिख दिया F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे थे, ऐसे कोलिजन हो गई, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई होगी, तो मैंने उनको नाम दे दिया फोर्स 21, फोर्स 12। फोर्स 21 क्या है? फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ओके, और फोर्स 12 क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सब्सक्रिप्ट में जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसके ऊपर लग रही है फोर्स, जो बाद में लिखा है नंबर उसकी वजह से लग रही है फोर्स। ओके, सो दिस इज फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। आई होप द नोटेशन इज क्लियर टू ऑल, नोटेशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, हाँ, सो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू is equal
एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट का आपको बताया था मैंने, हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इफ फोर्स हैज अ डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो F12 की जो भी डायरेक्शन है वो F21 की डायरेक्शन से रिवर्स है, ये दिखा रहा है ये नेगेटिव साइन यहाँ पे। ओके, सो F12 is equal to minus F21. Forces are equal and forces are opposite. This is the mathematical form of Newton's third law of motion. F12 is F21 और F12 और F21 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? F12 is the force on object 1 due to 2. Okay, F12 is the force on 1 first object मतलब M1 due to 2 and F21 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. Okay, this is the mathematical form of Newton's third law of motion. F12 is minus F21. Forces are equal and forces are opposite. Now we are going to discuss where exactly do we see the applications of this Newton's third law of motion. Okay, अच्छा, before that एक पिक्चर गिवन है आपकी एनसीईआरटी में which is showing that two spring balances. I hope you are aware what are spring balances. आपने अपनी previous classes में activities करी होंगी using spring balance. That using two spring balances, जैसे एक spring balance ये है, ठीक है, और इसका जो hook है, ये spring balance में scale बना हुआ होता है, हमें पता है, ठीक है, और इसका जो hook है उसी में दूसरे spring balance को भी hook को अटैच किया हुआ है। और अब अगर इन स्प्रिंग बैलेंसेस के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे दोनों एंड से, आर यू एबल टू इंटरप्रेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसमें हुक लगा होता है जहां पे आप लोड को हैंग करते हो, दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है उसमें भी हुक लगा हुआ है जहां लोड को हैंग करते हैं। हमने दोनों स्प्रिंग बैलेंस के हुक को आपस में टैंगल कर दिया और हम दोनों साइड से अब फोर्स लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट द रीडिंग ऑन बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस इज द सेम। ओके, अगर हम दोनों तरफ से स्प्रिंग बैलेंसेस को पुल करेंगे तो इट विल बी ऑब्जर्व्ड कि रीडिंग ऑन बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस इज द सेम। या अगर हम ऐसा कर दें कि एक स्प्रिंग बैलेंस को हमने फिक्स कर दिया है एक जगह पे, एक वॉल के साथ, एक नेल के साथ अगर इसको फिक्स कर दिया और हम एक साइड से अगर इसको पुल करते हैं, वी विल सी द रीडिंग ऑन बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस विल बी द सेम एंड दीज कैन बी लेबल्ड एज एक्शन रिएक्शन। एक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्योंकि उसी के साथ कनेक्टेड है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है अपने आप। Okay, so this can represent very easily that the action and reaction forces are equal and opposite. This is one activity that has been given in your text, that the action and reaction forces are equal and opposite, so that can be depicted here. The force which one spring balance exert on the second one is same as the second one exerts on the first one. Okay, so this was just a example to see the Newton's third law of motion happening in lab. You can measure the forces and you can see they are same, reading same आ रही है यहाँ पे. Okay, applications of Newton's third law of motion. कहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्स एक अप्लाई हो रही है, उसी को रिवर्स फोर्स मिल रही है and they are equal and opposite. So applications, numerous applications are there. While walking, very common application, very common example that is given. While walking, how come Newton's third law is coming into play while walking? We apply force on the ground, हम ground को पीछे को धक्का देते हैं तभी आगे step रखते हैं, and the ground in turn pushes us forward. So we apply the force on the ground and the ground in turn applies force on us. Okay, तभी हम empty space में walk नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि there is nothing to push against. Okay, so while walking we push the ground backwards, and the ground pushes us forward, and the ground pushes us forward. Okay, आप ये
एक्टिविटी भी वॉकिंग तो खैर हम करते ही हैं, वो तो हमें पता ही है, दैट इज अ डेली बेसिस एक्सरसाइज दैट वी आर डूइंग. वी आर वॉकिंग is a normal activity that we perform. In fact, आप इसको as an activity, as an experiment भी perform कर सकते हो. Suppose you push against the wall, या आप वॉल के अगेंस्ट अगर खड़े हो जाओ और वॉल के अगेंस्ट अपने आप को पुश करो, आपको अपने आप फील होगा कि आपको आगे की तरफ धक्का लग रहा है. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर एक बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट है, सपोज एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो प्लेस्ड है ग्राउंड के ऊपर, एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि इसको फोर्स लगाओ, इसको पुश करो, ठीक है, लेट इट बी अ वॉल ओनली, वो तो फिक्स्ड भी है, ठीक है. एंड सपोज नाउ यू आर ऑन स्केट्स. स्केट्स की मैं रिक्वायरमेंट क्यों दे रही हूँ, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए. सपोज आप स्केट्स पे हो या स्लिपरी सा फ्लोर है, ठीक है, जब आप उस वॉल को या उस हैवी लोड को पुश करोगे, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप पीछे की तरफ जाओगे कि नहीं. व्हेन यू आर ऑन स्केट्स या यू आर ऑन अ स्लिपरी फ्लोर, if you try to apply force or if you try to push a very massive object, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे, उसी टाइम आपको पीछे की तरफ अपने आप को जाते हुए फील होने लग जाएगा. इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन स्केटबोर्ड और स्लिपरी ग्राउंड, क्यों, तुम तो फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हो, तुम पीछे क्यों जा रहे हो, बिकॉज यू आर अप्लाइंग वन फोर्स से एक्शन एंड यू आर गेटिंग अ रिवर्स फोर्स ऑल्सो, दैट इज रिएक्शन. तुम उस मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर या वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ reverse force reaction which is in the backward direction. Is this example clear to all? That while swimming we push the water backward. आपने देखा होगा swimmer water को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और water in turn pushes them forward. So while swimming we push the water backward, we push the water backward, and water in turn pushes us forward. Water in turn pushes us forward. Okay, so I'll quickly mark your attendance now.